हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम 30 प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स that account for difference in the elasticity of demand for different commodities are option A income and price, taste and income, option C nature of the product and availability, and option D is quantity and the price of the commodity। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो हमारा इम्पॉर्टेंट कौन से ऐसे जो टू फैक्टर है जो हमारे डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, डिमांड जो हमारी है वो किस पे डिपेंड करेगी। वो हमारी डिपेंड करेगी प्रोडक्ट की क्या टाइप है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होएगी वो कम होएगी। और उसी तरह अगर जैसे कि अवेलेबिलिटी पे भी अगर जो बहुत ही कम है क्वांटिटी में, उसकी भी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट लो प्राइजेज डिमांड इज लाइकली टू बी मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, कैन नॉट बी सेड। इसमें बता रखा है कि जैसे कि प्राइजेज जिसके हम लो होते हैं तो डिमांड क्या हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए जिन चीज़ों के हमेशा ही प्राइस कम रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1 रुपीज़ शैम्पू का। ठीक है, तो उसमें डिमांड क्या है। अगर वो 1 रुपये का है तो क्या हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, नहीं ना। क्योंकि पता ही है कि एज़ यूजल इसका प्राइस ज़्यादा होता नहीं, अगर बढ़ेगा भी तो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, यानी कि लो प्राइस से रेट से ही बढ़ेगा। इसलिए उसकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। लेकिन जो हाई प्राइजेस गुड्स होते हैं, जैसे गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड में अगर 1,000 रुपये भी 500 रुपीज़ भी कम होते हैं तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है। वो वेरी इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्डिनल अप्रोच इंक्लूड्स अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है। कार्डिनल जो अप्रोच हमने पढ़ते हैं जिसमें हमें पता है कि हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं कार्डिनल के टर्म्स में, है ना। जिसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई गुड्स होते हैं, लेकिन उसकी हम यूटिलिटी के अंदर ऐसे एक एक्स यूनिट का हमने लिया तो एक 1 यूनिट आ गया, है ना। टू यूटिलिटी 2 यूटिल्स हो गया तो 2 यूनिट हमारा। जैसे अगर कोई वाई कमोडिटी की 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमने उसकी जो यूटिलिटी है वो 2 यूटिल्स में मेज़र कर दिया, यानी कि नंबर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बता रखा है, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ हायर एंड लोअर विदाउट एक्चुअली मेजरिंग यूटिलिटी। नेक्स्ट बता रखा है, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ हायर एंड लोअर एंड मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ यूटिलिटी बिटवीन दैम। थर्ड ऑप्शन बता रखा है, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटीज ऑफ इक्वल अमाउंट विदाउट मेजरिंग यूटिलिटी। देखिए कार्डिनल का कंसेप्ट है और कार्डिनल में विदाउट यूटिलिटी को मेज़र किए हम उसके सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिल्स को नहीं बता सकते। तो जहाँ पे भी विदाउट आ गया, जैसे कि विदाउट मेजरिंग यूटिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑप्शन ए में देखिए विदाउट एक्चुअली मेजरिंग यूटिलिटी, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं डिफरेंट को किसके, एक्स एंड वाई के, और उसमें हम मेज़र कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी को यूटिलिटी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एम ऑफ द कंज्यूमर इन एलोकेटिंग हिज इनकम इज। सबसे ज़्यादा तो सिंपल क्वेश्चन है कि कंज्यूमर का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, अपनी यूटिलिटी को हाई करना, सर क्या मैक्सिमाइज करना। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। हम नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखेंगे ही नहीं, जब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्लीस्ट ड्यूपोली मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो सबसे पहले ड्यूपोली मॉडल का जो किसने दिया था, ओलिगोपोली मॉडल में हम पढ़ते हैं ना ड्यूपोली मॉडल, तो सबसे पहले जो दिया था वो कुर्नोट ने दिया था, बेस्ड अपॉन आउटपुट वार। जिसमें हम आउटपुट वार पढ़ते हैं, आउटपुट
और जो उसके इसी का एक्सटेंशन जो था वो बर्टल लैंड मॉडल था, जो कि बर्टलैंड मॉडल जो था वो प्राइस वॉर पे था, जो प्राइस की एडजस्टमेंट की जाती थी, जिसमें प्राइस वॉर की जाती थी। ठीक है, रिकार्डो और एजवर्थ ने कोई भी डिप्लोमेटी नहीं दिया, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज ऑलवेज, हम पढ़ते हैं ना मार्जिनल यूटिलिटी का, ये हमारा टोटल यूटिलिटी होता है, यहाँ पे हमारा एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है जहाँ पे टी यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये टी यू होता है, ये हमारा एम यू, तो एम यू जो होता है हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि फॉलिंग होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। द शेप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड एंड रैशनल कंज्यूमर इज, अब देखिए नॉर्मल कंज्यूमर गुड है, ठीक है, और रैशनल कंज्यूमर है, तो उसका जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया विच लाइज अंडर द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड मेज़र, क्या मेज़र करता है डिमांड कर्व के अंडर, जो भी कर्व होती है गुड को, वो करता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जिसमें हमारा टी यू आता है, टोटल यूटिलिटी जो होता है वो हमारा क्या कर रहा होता है, डिमांड कर्व ऑफ अ गुड मेज़र कर रहा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल यूटिलिटी कर्व इज कनकेव टू एक्स एक्सिस, कन्वेक्स टू एक्स एक्सिस, या कनकेव या कन्वेक्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या कनकेव टू वाई एक्सिस। अब आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जो टी यू होता है वो हमारा यहाँ पे कनकेव होता है ना, एक्स एक्सिस की तरफ देखोगे तो यहाँ की तरफ ये क्या है, कन्वे, और ये होता है इस तरह का, अगर ये इस तरह का होता तो ये कन्वेक्स होता, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द मार्जिनल यूटी मतलब एम यू एक्स अप डिवाइडेड बाई एम यू वाई फॉर अ गिवन पर्सन इज़ ग्रेटर देन एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू वाई फॉर अ पर्सन बी। ठीक है, यहाँ पे क्या ले रखा है, एम यू एक्स दो पर्सनस की यूटिलिटी को बता रखा है, ये ए के लिए है, और ये एम यू एक्स एम यू वाई ऑफ बी ये बी पर्सन की है। अब उन्होंने बोला है जो पर्सन ए है उसकी जो यूटिलिटी है वो ग्रेटर है दूसरे पर्सन, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गेन बाय गिविंग अप, अगर उसकी एक्स ए पर्सन की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बी पर्सन की यूटिलिटी से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करने के लिए हमें इसकी यूटिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा या इसकी यूटिलिटी को कम करना पड़ेगा जब तक ये इक्वल ना हो जाए। तो इसलिए हमारा जो हम वाई क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे वाई यूटिलिटी को, हम क्या करेंगे, बी जो पर्सन की यूटिलिटी है उसको बढ़ाएंगे और ए पर्सन की कम करेंगे, इसलिए एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम बी टू वाई में कर देंगे, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज the demand curve of that commodity parallel to x axis, parallel to y axis, opposite to the demand curve, जो हमारा एम यू निकल के आता है। ठीक है, ये किस क्या मतलब है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं, जितना हमने टोटल यूटिलिटी में यानी कि एक्स्ट्रा यूटिल्स को इंक्रीज़ करने से जो चेंजेस आए होते हैं हमारे, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब ये किससे डिराइव होता है, ये हमारे डिमांड कर्व ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि जो उस कमोडिटी का डिमांड कर्व होता है उससे ड्राइव किया जाता है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दैट, इसका क्या मतलब है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका मतलब है टोटल यूटिलिटी राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम जब बनाते हैं ये एम यू होता है, इसी के पहले हम टी यू को ड्राइव करते हैं, उस ये हमारा टी यू हो गया, ये हमारा एम यू हो गया, जहाँ पे ये इस तरह आप स्केल से बनाओगे टी यू जहाँ पे मैक्सिमम एम यू क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। अब ये बता रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर हमारा एम यू क्या होने लगा, फॉल, ये हमेशा फॉलिंग ही होता है, इसका मतलब है कि जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो राइज तो हो रहा है, यहाँ पे राइज तो हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। इसको इसलिए जब वो इंक्रीजिंग रेट पे होगा तो वो इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी आएगा, डिमिनिशिंग में क्या होएगा, जो हमारा टी यू होगा वो डिक्रीजिंग रेट पे क्या कर रहा होता है, राइज कर रहा होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
Next question is, when mu curve is below x-axis, it means that mu is positive, mu is negative, mu is zero, mu is constant. ठीक है, mu ये है। अब उसने बोल ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए, बिलो यानी कि इससे नीचे, यहाँ पे हमारा ज़ीरो होता है, ज़ीरो से नीचे हमारा यहाँ नेगेटिव होएगा, इससे ऊपर पॉजिटिव होगा। तो एम यू जो यहाँ पे ज़ीरो होता है ऑन द एक्स एक्सिस पे, और अबव में पॉजिटिव और बिलो में नेगेटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एट सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ कमोडिटी वाई, द एम यू इज़, सैचुरेशन पॉइंट पे एम यू का क्या बिहेवियर होता है? जहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी जो टी यू होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, और वहाँ पे हमारा एम यू क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ इसका मतलब क्या है सैचुरेशन पॉइंट का, कि एक मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे टी यू हमारी मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, एम यू फिर हमारी नेगेटिव में चली जाएगी। मतलब कि अगर आप एक दिन में 4 कप टी ऑफ पी सकते हो, अगर आप 5 भी लोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देगी, तो एम यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी। Next question is, the assumptions of constant marginal utility money implies, कि जो हमने constant marginal utility की जो assumption होती है उसका क्या मतलब है? The income effect of a price change is unity. The substitution effect of a price change is negative. The income effect of a price change is zero, या फिर none of the above। तो इसका जो right option क्या होएगा हमारा? डी। इनमें से ये कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी है, इसमें इसका मतलब प्राइस से तो इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ना इनकम इफेक्ट से इसका कोई लेना देना है। बस मनी को ये क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म में लेके चलते हैं, कि मनी की जो वैल्यू है ना इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ है, जो वैल्यू मनी की पहले थी वही हमेशा चलती रहेगी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं बता रखा था। Next question is, a curve which first moves upwards then downwards is that। पहले वो क्या कर रहा होता है? अपवर्ड, फिर क्या कर रहा होता है? डाउनवर्ड, मैक्सिमम पे आके। तो ये किसका बिहेवियर है? ये कौन सा कर्व होता है हमारा? टी यू, टोटल यूटिलिटी कर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question is, at the point of inflection of total utility curve, the marginal utility is। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होता है हमारा? जहाँ पे जो टी यू पहले तो इंक्रीजिंग रेट पे हमारा बढ़ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे टी यू इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे टी यू क्या होता है? यहाँ पे एक जो हमारा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर देन फॉलिंग होने लग जाता है। तो जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे वो इन्फ्लेक्शन वहाँ पे होएगा जहाँ इन दोनों के बीच का, जहाँ पे टी यू क्या होगा? इंक्रीजिंग रेट पे, जहाँ पे इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट के जो टी यू का रेट होता है उनके बीच के पॉइंट को इन्फ्लेक्शन कह रहे होते हैं। वहाँ पे जो हमारा एम यू होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ऑर्डिनल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन, ऑर्डिनल अप्रोच किस पे बेस्ड है? स्केल ऑफ प्रेफरेंस, रेस प्रेफरेंस तो होती है, या दैट यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, अगर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो कौन सी, क्योंकि ऑर्डिनल जो अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? रैंक कर रहे होते हैं, जैसे वन, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इससे हायर वाली सबसे बेस्ट होएगी, लोअर वाली उससे कम बेस्ट होएगी। ठीक है, तो इसमें हम कंपेयर भी करते हैं, प्रेफरेंस भी देते हैं। यूटिलिटी कैन बी मार्क्ड इन ऑर्डिनल नंबर, हाँ इसमें हम नंबर जैसे 1 2 3 की जगह कार्डिनल में जैसे लेते थे, इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ले सकते हैं। तो इसकी जो सारी की सारी जो है राइट हो जाएंगे ऑप्शन, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल्स टू हिज टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, डज नॉट हैव एनी रिलेशन टू एनी वन ऑफ दिस। जब हम एम यू एक्स, एम यू वाई, ठीक है, निकाल रहे होते हैं, तो हम उसको किसके इक्वल रखते हैं? पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो प्राइस है कमोडिटी का, कंज्यूमर विलिंगनेस जो बता रहा है,
वो हमारा किसके इक्वल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के, ये यहाँ पे। और ये किसके हमारा होता है, मनी के, मनी जो हमने कॉन्स्टेंट ली होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक हैज़ रिप्लेस्ड द यूटिलिटी टेक्निक ऑल टुगेदर। जो इंडिफरेंस कर्व आया, पहले क्या था हमारे पास, कार्डिनल आया। कार्डिनल क्या किस में, जो यूटिलिटी को मेज़र करता है यूटिल्स में, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2, 1 यूनिट ली, 2 यूटिल्स ली, 3 यूटिल्स ली, है ना, कार्डिनल में बताता है। इंडिफरेंस किस में बताता है, रैंक में, जिसमें प्रेफरेंस होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब ये बता रहा है जो इंडिफरेंस कर्व आया है उसने क्या रिप्लेस कर दिया पहली वाली यूटिलिटी फंक्शन को, या फिर इज़ यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू द यूटिलिटी टेक्निक, इज़ यूज्ड अलोंग विद द यूटिलिटी अप्रोच, हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ। क्या है इंडिफरेंस कर्व, क्या कार्डिनल का पार्ट है, या उसके साथ लिया जाता है, या फिर ऑल्टरनेटिव है, या उसको रिप्लेस करके बनाया गया। देखिए, अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एक कंफ्यूजन से ऑप्शन आ जाए, तो आप ये देखिए कि यूटिकल इंटरफेरेंस कर्व क्या है और कार्डिनल क्या है, वो दोनों अलग अलग एक कंसेप्ट है, तो पार्ट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, ना ही उसके अलोंग विद हो सकता है। और रिप्लेस कर दिया ऐसा भी नहीं है, रिप्लेस किया होता तो फिर हम उस थ्योरी को पढ़ते ही क्यों। तो दोनों ही अपनी जगह जगह थ्योरी है अलग अलग, और ये एक ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं। तो बेस्ट जो इसका ऑप्शन होएगा ऑप्शन बी, कि हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो टेक्निक है एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एजप्शन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में जिसमें रैंक प्रेफरेंस की जाती है, कार्डिनल में नंबर्स में होता है, ऑर्डिनल में रैंक और प्रेफरेंस दी जाती है। तो इंडिफरेंस कर्व को हम एनालाइज को ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ द बजट कॉन्स्टेंट लाइन। बजट कॉन्स्टेंट लाइन क्या होती है हमारी, ये हमारी एक्स कॉमोडिटी है या वाई कॉमोडिटी है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, यहाँ पे पी ऑफ वाई है, ठीक है, ये हमारा बजट है, ठीक है। बजट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी, प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बन के आती है, बजट लाइन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। Next question is when the consumer's income increases, the price of both commodity remaining the same, budget line moves to। इसमें बोल रहा है कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से क्या हो रहा है, प्राइजेज ऑफ बोथ कमोडिटी रिमेनिंग द सेम, प्राइजेज सेम है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो जो बजट लाइन होएगी वो क्या करेगी, वो शिफ्ट कर जाएगी अपवर्ड में, है ना। और इसलिए वो पैरेलल होएगी, ठीक है, किसके, राइट में होएगी, लेफ्ट में होएगी, या एक्स एक्सिस के होएगी, या फिर नन ऑफ द, तो वो होएगी राइट में। यहाँ पे देखिए पैरेलल किसके हो जाएगी, ये पहली पूरा, जैसे कि ये मान लीजिए प्राइसेस कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में और राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट डिनोट्स। इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है, ये एक्स कॉमोडिटी ले लिया, वाई गुड ले लिया, और ये यहाँ पे ये बोल रहा है इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कोई भी पॉइंट, वो क्या बता रहा है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मिनिमम सेट। मैक्सिमम मिनिमम तो हम मेज़र ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम के लिए तो हमें हायर आईसी कर्व में जाना पड़ेगा, और मिनिमम के लिए सबसे जो कम जो आईसी कर्व होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स तो हमारा कार्डिनल में भी था, तो फिर इंडिफरेंस कर्व पे हमारा क्या बता रहा है, ये मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स सब्स्टिट्यूशन बता रहा है टू गुड्स का, कि जैसे जैसे हम मान लीजिए ये हमारा आईसी है, ये गुड हमारा मान लीजिए टी है, ये कॉफ़ी है, अगर हम क्या करेंगे टी के इंक्रीज़ करेंगे तो हमें कॉफ़ी की कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। जो ये चेंज है वो हमें क्या बता रहा है, इस चेंज को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। मतलब कि जितना जितना मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी हम इसको बता सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें गुड एक्स की कमोडिटी को इंक्रीज़ करना होगा तो उतना ही सेक्रीफाइस हमें
करना पड़ेगा, यानी कि इसका फॉर्मूला भी होता है सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कि किस चीज़ को गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है। द रेशो ऑफ द प्राइजेज ऑफ टू गुड्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन। अब रेशो ऑफ प्राइजेज ऑफ टू गुड्स जो हम करते हैं वो क्या शो करता है हमारा, वो हमारा बजट लाइन अभी हमने ऊपर किया था ना, यहाँ पे पी एक्स ऑफ गुड, पी वाई ऑफ गुड, ठीक है, ये बजट लाइन है। इन दोनों की जो रेशो है वो हमारा मिलके क्या निकल के आती है, बजट लाइन। इसी से हमारा बजट लाइन डिटरमिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज good x and good y are perfect substitutes. A consumer indifference curve for these goods is represented by, क्या होगा जिसको हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा, जिसको हम परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट है और सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। An indifference curve is usually drawn convex to the origin of a graph is to illustrate principle of equimargin utility. Option B diminishing marginal rate of substitution. Option C diminishing margin technical substitution. Diminishing margin, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है, इसने सिंपल पूछा है कि वाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू इस ओरिजिन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर एक गुड्स को हमें इंक्रीज़ करना है, दूसरे गुड्स को उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हमारा जो रेट ऑफ जो बजट है वो इक्वल रहेगा। जैसे कि हमारे पास बजट है कि 10 रुपीज़ में हमने 2 गुड्स परचेज़ करने हैं। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए दोनों 5-5 पे है, लेकिन अगर हमें एक को बढ़ाना है दूसरे को कम करना है, तो उसको बजट के अंदर मेन कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को सेक्रीफाइस एक को गेन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRX of XY और MRX YX both will be zero where the commodity X and Y are। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है एक्स और वाई का या फिर वाई और एक्स का, वो दोनों ही ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो गुड्स क्या है, रिलेटेड गुड्स नहीं है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री या इम्परफेक्ट। देखिए उनके बीच मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो ज़ीरो है, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकते। अगर वो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो इसका मतलब वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये वाला, जिसमें हमारा जो कर्व होता है, ये एक्स गुड या वाई गुड ले लो, इसमें क्या है, अगर हमें एक्स लेना है तो वाई भी लेना है, ठीक है, दोनों एक साथ लेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी that the consumer would purchase per unit of time at various level of income is shown as। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट कर्व, लॉरेंज कर्व, एंजल कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ये तो सिंपल ही है। हम क्या कर रहे हैं, कमोडिटी ऑफ दैट कंज्यूमर वुड परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट कर्व तो नहीं है, लॉरेंज कर्व भी नहीं, तो इसमें तो आप एलिमिनेट ऑप्शन से इसका राइट ऑप्शन निकाल सकते हो। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सी, एंजल कर्व। एंजल कर्व में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम हमारी, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम आ गया, जैसे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती रहती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन। प्राइस लाइन को ही देखिए बजट लाइन भी कहते हैं, ठीक है, अगर प्राइस लाइन आ जाए बजट लाइन आ जाए, इज़ द सेम मीनिंग। अब थ्रू आउट इट्स, जो बजट लाइन होती है, इसने बोला हुआ है प्राइस लाइन हो जो होती है ये हमारी, इसमें जो स्लोप है थ्रू आउट इट्स लेंथ डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट टू डिफरेंट इज सेम वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब ये तो आपको पता ही है, ये जो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है, इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इसमें जो होती है वो लेस देन 1,
यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेंथ होती है, तो इसलिए जो इसका अब उन्होंने स्लोप पूछा है, ठीक है। तो स्लोप तो हमेशा सेम रहेगी, इलास्टिसिटी उस पर डिफरेंट रहेगी। अगर उसने स्लोप पूछा है तो वो आ जाएगा ऑप्शन बी सेम, अगर उसने इलास्टिसिटी यहाँ पे दिया होता तो आ जाता ऑप्शन ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। इंडिफरेंस कर्व देखो वैसे तो ये नेगेटिव स्लोप होती है, ये हमारी अजम्पशंस हैं, ठीक है, और हमेशा फॉलिंग होती है, राइटवर्ड लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। और अब इन्होंने पूछा है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व अजम्पशन में होती ही नहीं है, प्रॉपर्टीज़ इसके फीचर में है ही नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो इसका मतलब क्या होगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस आर अनप्रिडिक्टेबल, या कंज्यूमर प्रेफरेंस आर रैशनल, या कंज्यूमर प्रेफरेंस आर इरेशनल। ऑप्शन सी रैशनल है, ऑप्शन बी इरेशनल। तो क्या होगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस इसमें हम कह सकते हैं इरेशनल है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रैशनल क्योंकि हमने पढ़ा है ना, कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल, और रैशनल मान के ही हमने उसकी जो अजम्पशंस है आगे बनाई थी, तो इसमें जो अजम्पशन है पॉजिटिव स्लोप वो इरेशनल कंज्यूमर के लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द शॉर्ट रन द मोनोपलिस्ट, शॉर्ट रन है, मोनोपलिस्ट है, क्या होगा। शॉर्ट रन में अभी हमने पढ़ा था, हमेशा जो मोनोपलिस्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करता है, लॉसेस भी अर्न कर सकता है, प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, सुपर प्रॉफिट कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए इसका क्या होएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।